जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ तलबा का मुजाहरा जारी है। तलबा और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के खिलाफ आज मंडी हाउस से HRD मिनिस्ट्री तक मार्च निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पुलिस के इजाजत न देने की वजह से वो वहीं मंडी हाउस में मुजाहरा करते नजर आए। इस दौरान बाया महाज के लीडरान के साथ दिगर अपोजिशन लीडरान भी शामिल हुए। जो भी इंसिडेंट देश में होता है और खासकर दिल्ली यूटी है, दिल्ली में भी जो भी इंसिडेंट होता है इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मेदारी भारत सरकार का है, दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस जांच कर रहे, जांच करके पूरा पानी का पानी, दूध का दूध जनता के सामने आएगा, जनता को पूरा बताएंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर नहीं है और डिटेंशन सेंटर बात ही नहीं हुई पार्लियामेंट। सुनो भैया, डिटेंशन सेंटर नहीं है बोल के नहीं है। अब हमारे एजेंडा में डिटेंशन सेंटर नहीं है, हम नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी जो बनाया से 2 ही है, वो है मैं बता। डिटेंशन सेंटर सुनो, भाषण नहीं देना, सुनना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का सीख लो, थोड़ा सीख लो। डिटेंशन सेंटर के बारे में डिटेल बताया मैं। डिटेंशन सेंटर किसके लिए है, डिटेंशन सेंटर क्या यूज है। कोई भारत के मुस्लिम को ना, नहीं तो हिंदू को ना क्रिश्चियन को उसमें नहीं लगाते। विदेश के लोगों को टेम्पररी वीजा एक्सपायर होते हैं, उसके लिए लगाते। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश हमलावरों तक पहुंचने में पुलिस अभी भी नाकाम है। पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए मुल्क भर में इसकी मुखालफत भी हो रही है। और इस दौरान मुंबई के बाद DU और मैसूर में भी फ्री कश्मीर के स्लोगन भी देखने को मिले हैं। हालांकि सियासी जमातें इसे अपने अपने नजरियात से देख रही हैं। रिपोर्ट देखिए। इतवार की शाम की JNU कैंपस में बेखौफ हमलों के 5 दिनों के बाद भी पुलिस हमलावरों तक पहुंचने में नाकाम है। हमलावरों ने घंटों बवाल करते हुए इस दौरान तलबा और असातिज़ा पर लोहे की राड से हमला किया। खबर होने के बाद भी बिना परमिशन के जामिया में दाखिल होने वाली पुलिस यहां परमिशन का इंतजार करती रही। CAA और JNU मामले में पुलिस और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक के मैसूर और आसाम जैसी रियासतों में भी मार्च निकाले गए। उनके ऊपर FIR कर दिया। इसको रिजेक्ट करने के लिए हम लोग आज उतरे हैं, इस बात को बोलने के लिए कि देश भर के सारे विश्वविद्यालय आज एक साथ इकट्ठे यूनिटी में खड़े हैं और सरकार की हर एक नीति को चैलेंज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। हालांकि JNU हमले को लेकर सियासी जमातें इसे अपने अपने अंदाज में पेश कर रही हैं। JNU हमले की मुखालफत में मुंबई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैसूर में भी फ्री कश्मीर के स्लोगन नजर आए। ऐसे में पुलिस और हुकूमत संजीदा हो गई है। लेकिन अपोजिशन जमातें इसे कश्मीर की पाबंदियों से जोड़कर देख रही हैं। विद्यार्थियों पे कोई अन्याय नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करके इसका बीच का रास्ता निकाल लूंगा। हमारे विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे थे पूरी शांतता बरताए हुए थे, कहीं पे भी हिंसा नहीं कर रहे थे, अपने जबान पे लगाम लगाए हुए थे। ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी मैं ले रहा हूँ। CAA की मुखालफत के बीच BJP और उसकी हामी जमातें जगह जगह हिमायती मार्च भी निकाल रही हैं। इस दौरान बेंगलोर के ज्योति निवास कॉलेज के बाहर मुट्ठी भर तालिबात ने हिमायत में नारेबाजी की, लेकिन मकामी लोग इसकी मुखालफत में उतर आए। You're not concerned about citizenship. You're concerned about yourself. You're concerned about yourself. Do you have any valid reason? You should concern about India first. Do you have any valid reason? You're not an Indian then. What is your No, you're not an Indian. If you're Indian, you should not concern about that. Do you have any valid reason? Do you have any valid reason? पार्लियामेंट से नए शहरियत कानून के पास होने के बाद से जारी मुखालिफत के अंदाज भले ही बदल रहे हों,
लेकिन मुतालबात अपनी जगह पर कायम हैं। कुछ खास रियासतों में हुए तशद्दुद और कार्रवाई को लेकर सवालों से घिरी पुलिस जेएनयू मामले पर खामोश है, जबकि गाजियाबाद के एक मुबैना शख्स ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 1 महीने से जारी इस हंगामे का इख्तिताम कैसे होगा, ताकि आवाम सुकून के साथ अपने जाती मसाइल पर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए को आईनी करने की मांग वाली अर्जी पर जल्दी सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस दौरान सीजेआई ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहला मकसद अमन लाने का होना चाहिए। इस तरह के मामले पर समाअत अमन कायम करने में मददगार नहीं होगी। वकील विनीत ढांडा ने इस मामले पर सुनवाई के लिए एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें सभी रियासतों को सीएए नाफिज करने के साथ ही तशद्दुद पर सख्ती की भी मांग की गई थी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी नए शहरियत कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जी दाखिल की गई है, जिसे लेकर अदालत ने मरकजी हुकूमत से 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, लखनऊ से मिल रही है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन मार्च के बाद शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर इंतखाबात होने हैं। वक्फ बोर्ड के सदर और अरकान का इंतखाब होगा। 31 मार्च के बाद इंतखाबी अमल शुरू होगा। वजीर मोहसिन रजा ने पार्टी दफ्तर में मीटिंग की है और बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ ये मीटिंग हुई है। रियासत सदर स्वतंत्र देव सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मार्च में दरअसल दोनों ही वक्फ बोर्ड की मियाद खत्म हो रही है, लिहाजा दोनों ही वक्फ बोर्ड मजलिस आमिला में सीनियर लीडरान को तरजीह देने की बात निकल कर सामने आई है। वजीर मोहसिन रजा ने लीडरों के शामिल होने का भी दावा किया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, जहां पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होना है और ये जो इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, वो मार्च के बाद होंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड के सदर और अरकान का ये इंतखाब होना है और 31 मार्च के बाद ये इंतखाबी अमल शुरू होगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी इलाके सियाचिन का दौरा किया। जनरल नरवणे सबसे पहले वार मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जनरल नरवणे ने सियाचिन में मुश्किल हालात में तैनात जवानों से भी मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। जेएनयू के खिलाफ तलबा की हिमायत में जेएनयू जाने वाली एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म की हिमायत में टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन ने मुहिम शुरू की है। उन्होंने दीपिका की आने वाली फिल्म का टिकट खरीदकर 2 लोगों को गिफ्ट किया है और ट्वीट कर लिखा है कि वो दीपिका के साथ है। गुज़िश्ता साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले की जांच में बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए ने जैश के एक खास ऐप के बारे में पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल दहशतगर्दाना ग्रुप हिंदुस्तान पर हमले के लिए कर रहा है। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर एनआईए का बड़ा इंकशाफ। मोबाइल ऐप टेक्स्ट नाउ से जैश की दहशतगर्दाना साजिश। आतंकियों ने इसी टेक्स्ट नाउ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया था। इस मोबाइल ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए वर्चुअल नंबर क्रिएट किया जा सकते हैं। टेक्स्ट नाउ मोबाइल ऐप से जैश ने रचा हमले का प्लान। जी मीडिया के पास एनआईए की जांच रिपोर्ट की कॉपी। जी मीडिया के पास दहशतगर्दों की बातचीत के सबूत। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले की जांच में बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए ने जैश के खास ऐप के बारे में पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल दहशतगर्दाना ग्रुप भारत पर हमले के लिए कर रहा है। जी मीडिया के हाथ लगे एनआईए के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि जैश टेक्स्ट नाउ नाम के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल दहशतगर्दों की भर्ती के साथ साथ दहशतगर्दों के बीच हमले के लिए कम्युनिकेशन के लिए करता है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने बालाकोट में कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ है, जहां पर जैश के टॉप कमांडर्स जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दाना साजिश के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। पुलवामा हमले के दौरान आतंकियों ने इसी टेक्स्ट नाउ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया था।
इस मोबाइल ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए वर्चुअल नंबर क्रिएट किया जा सकते हैं, यानी कोई भी अपनी पहचान छुपा सकता है और ऐसे फेक नंबर के जरिए वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पुलवामा हमले के आतंकियों ने इसी टेक्स्ट नाउ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके जांच एजेंसियों को चकमा देने की पूरी कोशिश की थी। पुलवामा हमले की जांच में पता चला है कि सीआरपीएफ के काफिले पर हुए खुदकुश हमले की साजिश जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने रची थी, जबकि उसके छोटे भाई अब्दुल रऊफ ने दहशतगर्दों को हमले के लिए तैयार किया था। अब्दुल रऊफ ने हमले के दौरान इसी टेक्स्ट नाउ ऐप के जरिए दहशतगर्दों को हमले के लिए जरूरी अहकामात दिए थे। जो मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं, इन सबको मालूम है कि उनके मैसेजेस जो है इंटरसेप्ट कर लिए जाएंगे, उनको लोकेट कर लिया जाएगा, उनके मोबाइल को लोकेट कर लिया जाएगा, उनके लैपटॉप को और पर्सनल कंप्यूटर को लोकेट कर दिया जाएगा और वो इस तरह से पकड़े जा सकेंगे। तो ये जो है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके हमेशा जो है वो काम कर रहे हैं उसके काउंटर के लिए। जी मीडिया के पास पुलवामा हमले की साजिश के दौरान दहशतगर्दों के बीच हुई बातचीत की पूरी तफसीलात मौजूद है, जिससे पता चलता है कि किस तरह सरहद पार पाकिस्तान से पुलवामा हमले की साजिश रची गई। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरकजी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद भी CAA के खिलाफ अवामी नाराजगी बढ़ती जा रही है। कल शाम पुरानी दिल्ली का एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर मुजाहिरीन हाथों में कैंडल जलाए हुए कौमी तराना गाते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। तुम आंसोगे, सुझालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शंकर घोल के उसे कट 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 पी जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में एहतजाजियों का ये अंदाज है पुरानी दिल्ली का, जो किसी भी सूरत आइन मुखालिफ ये कानून मानने को तैयार नहीं है। सर्द भरे हल्की बूंदाबांदी में लोगों की जुबान पर कौमी यकजहती के अल्फाज नजर आए। ये देश ही अपना हासिल है जहाँ राम प्रसाद बेबिस्मिल है। मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों से होता हुआ जब ये कैंडल मार्च दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद पहुंचा, तो वहां लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा फूट पड़ा। हजारों लोगों ने इस तारीखी मस्जिद की सीढ़ियों से कौमी तराना गाया। हाथों में मोमबत्ती और जुबान पर कौमी तराना लहराते लहराते हजारों की भीड़ हुकूमत से सैकड़ों सवाल कर रही थी। हालांकि ये कौमी अंदाज कोई पहला नहीं था। गुज़श्ता 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात यानी नए साल के मौके पर जब सारा मुल्क मौज मस्ती कर रहा था, उस वक्त भी जामिया मिलिया इस्लामिया के मुजाहिरीन कौमी तराने के बाद हिंदुस्तान के हक में नारेबाजी कर रहे थे। पुरानी दिल्ली के कासिम जान से लेकर जामा मस्जिद तक CAA और NRC की मुखालिफत में हर तबके के लोग शामिल रहे, जबकि पुलिस इंतजामिया इस भीड़ में मुल्क मुखालिफ अंदाज की तलाश में अपना वक्त ज़ाय कर रही थी।
इसी तरह जामिया इलाके में सर्दी की बरसात के बावजूद गुज़श्ता 24 दिनों से लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इस भीड़ में हर रोज 6 माह से लेकर 95 साल के बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं, जहां इंतजामिया किसी अनहोनी के इंतजार में है, जबकि हुकूमत चैन की नींद सो रही है। जी मीडिया के लिए फरीना खान के साथ दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर ISIS से मुतासिर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला था और जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया और इसमें ISIS से मुतासिर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। में जहाँ हुआ वहाँ ये किसी कॉन्टेक्ट से उसके पास में मिलने आने वाले थे। सर तमिलनाडु से जब ये भागे 12-13 दिसंबर का क्या इंसिडेंट था जो ये वहाँ से भागे? देखिए, ये कंडीशनल बेल पे थे कोर्ट से, और कंडीशनल बेल पे ये इसी साल छूटे हैं, फरवरी में अलग अलग डेट्स पे छूटे हैं। और कंडीशनल बेल के बाद ये वहाँ से बजाय ट्रायल अटेंड करने के या जो इनकी बेल की कंडीशंस थी वो वायलेट करके ये इंडिया से निकल गए। जेल में क्यों थे? मतलब वो क्या केस था? मैंने आपसे कहा वो सुरेश कुमार जो हिंदू मुनानी लीडर थे, उनके मर्डर केस में अंदर थे। सुरेश कुमार जी के सर जो वेपन्स मिले हैं उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैंने कहा 9 mm की पिस्टल्स हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि सोर्स और कहाँ से इनको मिली है। अच्छा सर, यूरोपीय कंट्री से हो जाता है या किसी मुस्लिम कंट्री से? अभी हमारे पास में हमें आइडिया नहीं है कि इनका फॉरेन बेस्ड हैंडलर जो है वो कहाँ का है। दिल्ली में कौन इनकी मदद कर रहा था? सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के एरिम्स में पड़ रही हैं, मैं आपसे एप्रोप्रिएट स्टेज पे शेयर करूंगा। सर इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता ही नहीं चलता फिर कहाँ गया है। नहीं ऐसा नहीं, चार्जशीट आपको शुरू में इन्वेस्टिगेशन बस उस वक्त हो जाती है। आज आप इन आतंकियों के चक्कर में हम जेल वाले आतंकियों यहाँ पर फिलहाल क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से जो भी चीज़ें हैं वो बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आखिर इनका किन किन से राब्ता है, कौन कौन से जो इनका जो फॉरेन मॉड्यूल है वो क्या है और किस लोगों की जो मदद है वो इनको मिल पा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं। PS कुशवाहा DCP स्पेशल सेल के आप सुन रहे थे जिनको, और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और क्योंकि उससे कुछ जगहों पर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैनेज हो जाती है, लिहाजा कुछ सवालों के जवाब को बताया गया है कि अभी जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद ही चीज़ों को सामने लाया जाएगा।